गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, आप साथ के साथ आंसर करते रहिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को बनाया गया? नो तंबाकू डे। 28 मई, 29, 30 या 31? इसका आंसर होगा डी, 31 मई को। देखिए, हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वैश्विक साझेदारी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। वार्षिक अभियान तंबाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। सेकेंड हैंड कौन सा? जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो स्मोक नहीं करते लेकिन उनके पास खड़े हुए स्मोक करते हैं और वो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया। इस साल की थीम क्या थी? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। यह हमारी थीम थी। WHO को देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2021 ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? मैरी कॉम, पूजा रानी, लवलीना बोरगोहिना या सिमरनजीत कौर? बताइए। सही उत्तर होगा ए, मैरी कॉम ने। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने दुबई में 2021 ASBC में रजत पदक जीता। किससे हारी वो? कजाकिस्तान की 2 बार की चैंपियन नाजिम काजबे से। 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं मैरी कॉम। किस वर्ग में खेलती हैं वो? 51 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। एशियाई चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत था। पहला रजत उन्होंने 2008 में जीता था। इसके अलावा 2003, 5, 10, 15, 12 और 17 को इसने 5 मौक़ों पर खिताब जीते हुए हैं, यानी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। पूजा रानी भी इसी बीच, पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया है? मावलूदा मोवलोनोवा को। अगला प्रश्न, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा ए, सलमान रुश्दी ने। याद रखिएगा। हाल ही में खबर में रहे नैनो यूरिया, यह बहुत न्यूज़ में था हाल ही में। इसके बारे में हमें सही कथन बताना है, कौन सा है? 500 ml नैनो जो यूरिया है वह सामान्य यूरिया के 45 किलो के बराबर है। पहला कथन। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यह नाइट्रोजन उर्वरक आधारित नैनो यूरिया को बाजार में उतारेगी। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। देखिए, इफ़को जून 2021 में नैनो उर्वरक आधारित नैनो यूरिया को बाजार में लॉन्च करेगी। एक 500 ml मिलीलीटर नैनो यूरिया का सामान्य यूरिया के 45 किलोग्राम के बराबर होता है। 500 जो मिली यूरिया है इसकी कीमत होती है 240 रुपये। इससे क्या होगा? किसानों की जो लागत है उसमें 15% की कमी और साथ ही खेती की जो उपज में है 20% की वृद्धि होगी। बनता कैसे है? फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो प्रौद्योगिकी से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहते हैं। नवंबर 2020 में भारत सरकार ने नैनो यूरिया के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी थी। अब ये मेंस के लिए कुछ फैक्ट्स, जैसे कि भारत में प्रतिवर्ष 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उपयोग होता है। नैनो यूरिया के कारण यह खपत आधी हो जाएगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी, यह हमारी इसकी बचत होगी। यह सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। इफ़को की स्थापना 1967 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और 57 सदस्य सहकारी समितियां इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना बहुत न्यूज़ में था जब ये योजना स्टार्टिंग में आई थी। एक अच्छा महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए योजना कुछ खास नहीं कर पाई। इसे 2014 में गांव में सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। पहला कथन। दूसरा कथन, संबंधित जिला कलेक्टर के नेतृत्व में ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। बताइए कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा ए, केवल पहला कथन सही है। आदर्श ग्राम योजना
जो हाल ही में कोविड के कारण हमने देखा गाँव की क्या सिचुएशन थी, इसमें हमें यह योजना पिछड़ी हुई दिखी। जो इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था, इसके तहत 2019 तक प्रत्येक संसद द्वारा 3 गाँव का विकास करना था। इसके बाद 5 आदर्श गाँव ही 2024 तक, यानी प्रतिवर्ष 1 गाँव का चयन किया गया था, वो भी विकसित किए जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के रूप में विकसित करने के लिए अपने स्वयं, देखिए कौन से गांव को चूज कर सकता है सांसद अपने स्वयं के गांव या अपने पति और पत्नी के गांव के अलावा किसी भी ग्राम को पंचायत का चयन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य किसी प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना जिससे कि पहचान की गई ग्राम पंचायत का समग्र विकास हो सके। इस योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI हाल ही में चर्चा में था। IPL, जी हाँ, IPL का ये दोबारा से उसे कंटिन्यू कर रहे हैं जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? बताइए। सही उत्तर होगा B, मुंबई में। BCCI ने पुष्टि की है कि IPL के दूसरे चरण का आयोजन UAE में सितंबर और अक्टूबर में किया जाएगा, 2021 वाले का। BCCI के अध्यक्ष हैं जय शाह, जी हाँ, अमित शाह जी के लड़के। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। मुख्यालय मुंबई और स्थापित हुआ था दिसंबर 1928 में अंग्रेजों द्वारा। क्यूरोसिटी रोवर, इसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर को कैप्चर किया है। यह किस द्वारा विकसित किया गया? बताइए। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो यानी इंडियन, नासा US की, और रोसकोसमोस जो कि है रशिया की। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा C, नासा। जी हाँ, मंगल पर पहुंची अभी तक 2 देश पाए हैं, मतलब पहुंच तो 3 देश पाए हैं, US, रशिया और चाइना, लेकिन US और चाइना ने जो रोवर उतारा है वो काम कर रहा है, लेकिन रशिया का नहीं कर रहा था। C, नासा द्वारा विकसित क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर को कैप्चर किया है। इससे वैज्ञानिकों को मार्स यानी कि लाल ग्रह के बारे में जानने में मदद मिलेगी। क्यूरोसिटी क्या है? एक कार के आकार का मार्स रोवर है जिसे मंगल पर किस क्रेटर में? गेल क्रेटर में। इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए विकसित किया गया। नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन का एक हिस्सा है। नवंबर 2011 को केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था और यह अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर में उतारा था। देखिए NGC 691, यह कोई एक टर्म है, शब्द जो चर्चा में था, न्यूज़ में था। बताइए क्या है? ईरान द्वारा विकसित एक लड़ाकू विमान, भारत सरकार और WHO द्वारा कोरोना के मामलों को रोकने की एक योजना, चक्रवातों की भविष्यवाणी के लिए भारत सरकार की एक योजना, या मेष नक्षत्र में स्थित एक अबाधित सर्पिल आकाशगंगा? इसका सही उत्तर होगा D, यह एक आकाशगंगा है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, कौन से? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की खूबसूरत तस्वीर खींची। यह एक अबाधित सर्पिल आकाशगंगा है जो लगभग 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मेष नक्षत्र, जिसे एरिस बोलते हैं, में स्थित है। इसकी खोज जर्मन में जन्मे ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में की थी। इस दूरबीन, जो अंतरिक्ष दूरबीन है, उसको 1990 में पृथ्वी के निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह अभी भी प्रचलन में है। सबसे बड़ा और बहुमुखी दूरबीन है। इसका जो नाम है वो खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया था, हबल टेलीस्कोप का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 30 मई को राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या गोवा? एक हिंट देता हूँ, 30 मई को उस राज्य का स्थापना दिवस था। सही उत्तर होगा D, जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत ने गोवा के राज्य स्थापना दिवस 30 मई के अवसर पर राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली लगाएगा जहां ग्रिड कनेक्टिविटी अभी संभव नहीं है।
इसे सभी को क्या स्वच्छ, विश्वसनीय, सस्ती ऊर्जा देने के साथ लॉन्च किया गया था। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी है। भारत के पास इसका 100% स्वामित्व है और यह ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित की गई थी EESL मंत्रालय। जहाँ भी पूछते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया? जी हाँ, बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका सही उत्तर होगा सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन सा आयोग? NCPCR ने बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल का उपयोग उन बच्चों पर नज़र रखने के लिए किया गया जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। बाल स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल टाइम निगरानी पोर्टल है जिसे NCPCR द्वारा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए तैयार किया गया। NCPCR किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के तहत निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है। कौन सा धारा? ये सुंदरवन हाल ही में चर्चा में था, जो यास तूफान आया पश्चिम बंगाल में, उसमें सुंदरवन को बहुत नुकसान हुआ। यह इसके बारे में कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, अधिकांश वन भारत में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघों का आवास देखा गया है। बताइए सही कथन। इसका उत्तर होगा बी। पहला और तीसरा तो ठीक है, अधिकांश वन भारत में नहीं बांग्लादेश में इसका स्थित है। व्याख्या देखते हैं। सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में तो बालेश्वर नदी और पश्चिम में हरिनबंगा नदी के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है। इसका 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें 60% बांग्लादेश में है और शेष भारत में है। इसके अंदर कौन क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा और इरविन डॉल्फिन, एस्चुरिन मगरमच्छ और एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय स्थानिक नदी टेरापिन, यह भी एक लुप्त प्राय प्रजाति है। और यह पैंथोरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थल है। श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था, किस राज्य से संबंधित है ये? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? सही उत्तर होगा इसका डी, तमिलनाडु से। डी। यह क्या क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तमिलनाडु का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करता है यह, और अनामलाई क्षेत्रों के बाघों के लिए उत्कृष्ट आनुवंशिक विनिमय आधार प्रदान करता है। वैगई नदी इसके जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करता है। इसका बेसिन जो है वो पश्चिम में इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ियाँ, जैसे अगर ये भारत है तो यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ और पलानी की पहाड़ियाँ, और पूर्व में पाक जलडमरू और पाक खाड़ी, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? थेनी, विरुधुनासिर और मदुरई ज़िले इसमें स्थित हैं। मेघामलाई वन्य अभयारण्य और श्रीविल्लीपुतुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य जंगल इसमें शामिल है। मदुरई हाल ही में खबरों में था। बताइए कौन सा फेमस टेम्पल है जो वो मदुरई में है? माल और सेवा कर परिषद, GST परिषद काउंसिल, इसमें सही कथन हमें चुनना है। यह GST पर सिफारिशें करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। दूसरी, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। तीसरी, यह पेट्रोलियम पर GST लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं, यानी पेट्रोलियम इसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका उत्तर होगा डी। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। जो GST परिषद है वह वस्तु सेवा कर के संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 279A के तहत कहता है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक परिषद का गठन करेगा जिसे माल सेवा कर परिषद कहा जाएगा। इसके सदस्यों में देख लेते हैं कौन कौन है। इसके सदस्य में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष,
केंद्रीय राजस्व वित्त राज्य मंत्री सदस्य और वित्त कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य के द्वारा नामित कोई भी मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसका कोरम देख लेते हैं। गणपूर्ति, कुल संख्या का आधा इसकी गणपूर्ति करता है। निर्णय लेने में कम से कम 3/4 जो भारित मतों के बहुमत से इसका निर्णय लिया जाता है, 3/4 से। जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल उस तारीख की सिफारिश करती है जिस दिन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों पर माल या सेवा कर लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग का उद्घाटन किया? ये न्यूज़ में था। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी पीएम, नितिन गडकरी या अजित डोभाल? सही उत्तर होगा डी, अजित डोभाल ने। हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत क्या सजग को कमीशन किया। समुद्री हितों की रक्षा के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यह बनाई गई है। पोर्ट जो पेट्रोल बोट, जो गश्ती बोट होती है, वो 2 तरह की होती है, तटवर्ती और अपतटीय। ठीक है, ये छोटे आकार के युद्धपोत होते हैं जिनमें तेज आक्रामक शिल्प, मिसाइल नौकाएं, टॉर्पीडो नौकाएं शामिल होती हैं। जो अपतटीय गश्ती जहाज जो है नौसेना में सबसे छोटा जहाज है। अगला प्रश्न, जी हाँ, कोरोना वायरस के बीच एक और नई बीमारी एस्परगिलोसिस। कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा, एक और नई बीमारी आ गई। इसके बारे में सही कथन हमने चुनना है। एस्परगिलोसिस जो है वो कवक संक्रमण, कवक वृद्धि और एस्परगिलोसिस कवक के कारण होता है। इसके लक्षण में वजन कम होना, खांसी, खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ और थकान है। बताइए कौन सा कथन सही है? जी हाँ, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और माइकोसिस जो कि है ब्लैक फंगस वाला के बढ़ते मामले के बीच गाजियाबाद, मुंबई और गुजरात में डॉक्टरों ने कौन सा एस्परगिलोसिस नामक एक नई बीमारी दर्ज की है? क्या है यह एक फंगल संक्रमण, फंगल विकास या एस्परगिलस कवक के कारण होने वाली एलर्जी है। कवक घर के अंदर या बाहर कहीं भी पाया जा सकता है। मेन तरह यह सड़ती हुई वनस्पति या मृत पत्तियों पर पाया जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस जितना घातक तो नहीं, लेकिन जानलेवा हो सकता है। फैलता कैसे है? पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्म एस्परगिलोसिस स्पोर्स को अगर हम सांस के द्वारा अंदर ले जाएं तो यह फंगस के संपर्क में आ सकते हैं। यह इसके लक्षण है वजन कम होना, खांसी, खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ या थकान। तियानहे हाल ही में खबरों में था। तियानहे यह क्या है? मंगल की सतह के अध्ययन के लिए चीन का एक मिशन, चंद्र की सतह के नमूने का अध्ययन या संग्रह करने के लिए चीन का एक मिशन, चीन द्वारा प्रशंसित एक अंतरिक्ष स्टेशन या चीन द्वारा स्थापित एक दूरबीन है। बताइए। सही उत्तर होगा सी, यह एक चीन द्वारा प्रशंसित एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन। चीन के अंतरिक्ष अधिकारी के अनुसार जून 2021 में चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन क्या नाम है? तियानहे। 3 महीने के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का 3 सदस्यीय जो दल है वो भेजा गया है। तियानहे या फिर जिसका इंग्लिश में जो मतलब है वो है हेवनली हार्मनी, चीन द्वारा लॉन्च किया गया तीसरा और सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। स्टेशन के कोर मॉड्यूल को 29 अप्रैल 2021 को कक्षा में लॉन्च किया गया था। शेनझाऊ 12 कैप्सूल, इसकी मदद से चालक दल को भेजा गया। और स्पेस क्रू क्या क्या करेगा वहाँ पर? स्पेस वॉक, मरम्मत, रखरखाव, वैज्ञानिक संचालन करने के लिए स्टेशन पर भेजा गया है उन्हें। तो आप ये याद रखना कि ये तियानहे क्या है और इन्हें भेजा गया है शेनझाऊ 12 कैप्सूल से। बेल ऑफ फेथ स्कीम हाल ही में चर्चा में थी, किस स्टेट की स्कीम है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? सही उत्तर होगा ए, केरला की। देखिए गांव में ये है क्या स्कीम? गांव में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेल ऑफ फेथ योजना चलाई गई। पहले चरण में शहर के 250 घरों में कवर करेगी। क्या करती है ये? वायरलेस कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ मुफ्त में लगाई गई क्या इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ वरिष्ठ नागरिकों को आपात की स्थिति में के दौरान पड़ोसियों की मदद लेने में मदद करेगी। यानी कि जब जैसे कोविड-19 के कारण कई घर ऐसे हो गए हैं जहाँ पर सिर्फ वृद्ध रहते हैं,
वहाँ पर अगर वृद्ध घर में आपात की स्थिति में है तो वो रिमोट से बेल बजाएगा और बेल घर के बाहर बजेगी, जिससे कि पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि इस बंदे को सहायता की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह इकोवास, इसके बारे में सही कथन का हमें चयन करना है। इकोवास जो है वो पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। दूसरी स्टेटमेंट, इसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि के माध्यम से हुई थी। बताइए सही। सी इसका सही होगा, दोनों हमारी स्टेटमेंट सही हैं। यह चर्चित क्यों थी? देखिए, अभी हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि माली में तख्ता पलट हो गया दूसरा, तो इन अफ्रीकी नेताओं ने इस पर चर्चा करने के लिए घाना में ये मिलने वाले हैं। 1960 के बाद जब से माली ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की है, यह इसका 5वां तख्ता पलट है। हुआ क्या था, 9 महीने पहले राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, सरकारी विरोध। उसके मद्देनज़र उसको उखाड़ फेंका। जो इकोवास है वो 15 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। 1975 में लगोस की संधि से यह आया था, स्थापना हुई थी। इकोवास का इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र, कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांत के अनुसार एक शासित क्षेत्र बनाना। इसमें जो देश शामिल हैं उन मेन देश देख लेते हैं। बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, गाम्बिया, घाना, गिनी, ब्यूसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोनी, सेनेगल और टोगो। यह शब्द भी नैरो लाइन सेफर्ट 1 हाल ही में समाचार में था। यह किससे संबंधित है? नई सक्रिय आकाशगंगा है, पृथ्वी के पास एक क्षुद्र ग्रह था, मंगल ग्रह पर क्रेटर, या कुइपर बेल्ट में एक ग्रह। बताइए सही आंसर। जी हाँ, ए इसका आंसर होगा। यह एक नई आकाशगंगा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्लोवन डिजिटल स्कारवे सर्वे SDSS से लगभग 25,000 चमकदार सक्रिय गंगेय नाभिक यानी न्यूक्लियस का अध्ययन किया। उन्होंने इसे NLS-1 आकाशगंगा के रूप में पहचाना, जो गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। अंतरिक्ष की एक दुर्लभ इकाई है। कितनी दूर है यह? 31 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह की और अधिक गामा किरण उत्सर्जक आकाशगंगाओं का पता लगाने के लिए रास्ता खोलता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।